उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम लोग 39 टेस्ट कर चुके थे। तो आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 40। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं इसमें, सारे प्रश्न सिलेबस के अनुसार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित आवाज़ की मात्रा इस पर निर्भर करती है। बताइए। स्वर रज्जु की लंबाई पर निर्भर करती है। बी कह रहा है बल जिसके साथ स्वर रज्जु कंपन करती है। सी कह रहा है मुंह का आकार। और डी कह रहा है स्वर रज्जु की जकड़न। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्पादित आवाज़ जो है किसकी मात्रा पर निर्भर करती है, बताइए। देखिए, स्वर रज्जु को वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, जो मांसपेशियों के दो बैंड होते हैं, ठीक, जो गले के अंदर वॉइस बॉक्स जिसे स्वर यंत्र कहते हैं, यहीं पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये बैंड आवाज़ निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्वर रज्जु को और क्या कहा जाता है, आवाज़ का तार कहा जाता है। आवाज़ का तार कहा जाता है। देखिए, स्वर रज्जु जो होता है सांस लेते समय खुल जाता है और बोलते समय बंद हो जाता है। तो बंद होकर क्या करता है, कंपन करता है। स्वर रज्जु की लंबाई जो होती है पुरुषों में करीब लगभग 18 मिलीमीटर और महिलाओं में करीब 11 मिलीमीटर होती है। अगर पूछा जाए स्वर रज्जु किससे बना होता है, तो श्लेष्मा झिल्लियों से, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। स्वर रज्जु किससे बना होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, डिंब उत्सर्जन के समय जारी होने वाले ध्रुवीय पिंडों की संख्या बताइए। 1, 2, 3 या 4। कमेंट में अपना उत्तर दीजिएगा इसका। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है, तीव्र श्वसन विफलता के समय रोगियों में लक्षण दिखाई देते हैं। बताइए। हाइपरकेप्निया या हाइपोवेंटिलेशन या हाइपोक्सिया या उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग, इसमें इस क्वेश्चन कह रहा है, विऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित, ठीक, युक्त रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव पूछा है इसमें। तो आप लोग प्रश्न पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। देखिए, एक होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त और एक होता है ऑक्सीजन रहित रक्त, ठीक, वही चीज़ इसमें पूछा है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त के बारे में बता देते हैं आपको। फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ पहुंचाया गया रक्त, फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ पहुंचाया गया रक्त क्या कहलाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक। और ऑक्सीजन रहित रक्त की बात करें तो यह वह रक्त होता है जिसमें फेफड़ों से बाहर निकलने वाले रक्त की तुलना में ऑक्सीजन संतृप्ति कम होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त का जो ऑक्सीजन का आंशिक दबाव होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है, कितना होता है, लगभग में 90 से 100 के बीच में, ठीक, mmHg अर्थात मिलीमीटर पारा, ठीक। तो ये हो गया ऑक्सीजन युक्त का, अर्थात इसका ऑक्सीजन युक्त का। अब ऑक्सीजन रहित का क्या होगा,
ऑक्सीजन रहित का जो होता है इससे थोड़ा कम होता है, लगभग 40 mmHg। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है शुक्राणु का जीवन काल होता है, बताइए। स्पर्म का जीवन काल पूछा है, बताइए। 48 से 72 घंटे, 24 से 48 घंटे, 12 से 24 घंटे या 0 से 12 घंटे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 48 से 72 घंटे। अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य शारीरिक छिद्र या नलिकाकार अंग की जन्मजात अनुपस्थिति या बंद होना कहलाता है, बताइए क्या होगा। फिस्टुला, स्ट्रेसिया, हर्निया या स्टेनोसिस, बताइए। प्रश्न संख्या 6 में क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, शरीर के सामान्य छिद्र या ट्यूबुलर अंग की जन्मजात अनुपस्थिति या बंद होने को क्या कहते हैं, स्ट्रेसिया कहते हैं। ठीक, स्ट्रेसिया जो है गुदा रक्तवाहिकाओं सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों को क्या करता है, प्रभावित करता है। यह शब्द जो है कहाँ से लिया गया, यह ग्रीक शब्द है। ठीक, ग्रीक शब्द कहाँ से आया है, ग्रीक शब्द ट्राइसिस, याद रखिएगा, ट्राइसिस। स्ट्रेसिया शब्द जो है ग्रीक शब्द ट्राइसिस है, उसी से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, वेद। ठीक, या इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं, इंग्लिश में परफोरेशन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अधिकतम निःश्वसन के दौरान फेफड़ों से निकाली जा सकने वाली वायु की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निःश्वसन आरक्षित आयतन। ठीक, रिजर्व वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित ऊतक मानव शरीर में व्यापक रूप से और प्रचुर मात्रा में वितरित होते हैं, बताइए कौन सा ऊतक है जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, व्यापक रूप से पाया जाता है, बताइए। पेशी, लसिका या संयोजी ऊतक या उपास्थि। तो प्रश्न संख्या 8 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिव टिश्यू, जिसे बोलते हैं संयोजी ऊतक। देखिए, मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला और व्यापक रूप से वितरित ऊतक क्या है, संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक क्या करता है, शरीर के सभी कोशिकाओं को जोड़ता है, शरीर के सभी कोशिकाओं को जोड़ता है और क्या करता है, अंगों का निर्माण करता है, और क्या करता है, अन्य ऊतकों की सहायता करता है। ठीक, जैसे रक्त, रीढ़ और हड्डी, अस्थि, मज्जा, ये सब क्या हैं, संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है मानव में भोजन व्यवहार किसके द्वारा नियंत्रित होता है, अग्न्याशय, हाइपोथैलेमस, थायराइड या पीनियल ग्रंथि। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। देखिए, हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का एक भाग होता है जो कहाँ होता है, थैलेमस के नीचे और पीयूष ग्रंथि के ऊपर, तथा यह किस आकार का होता है, लगभग बादाम के आकार का। हाइपोथैलेमस के प्रमुख कार्यों में क्या क्या सम्मिलित होता है, जैसे कि शरीर के तापमान को क्या करना, नियंत्रित करना, द्रव विद्युत अपघट्ट संतुलन में लाना, ठीक, शरीर का वजन समान रहना,
नींद चक्र, ठीक, ये सब क्या है, इसके कार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या कहा जाता है, बताइए। तो वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोनोजेनेसिस, ठीक, ग्लाइकोनोजेनेसिस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। देखिए वसा से ग्लूकोज का संश्लेषण ग्लूकोजोनेसिस या ग्लाइकोजोनेसिस कहलाता है, ठीक। यह क्या है, एक चयापचय प्रक्रिया है, ठीक। इसका मुख्य रूप क्या है, इस प्रक्रिया का मुख्य रूप कहाँ होता है, यकृत और गुर्दे में होता है, याद रखिएगा पॉइंट। अगला प्रश्न कह रहा है शाकाहारी माताओं से जन्म लेने वाले शिशुओं में किस पोषक तत्व की कमी का जोखिम अधिक हो सकता है। देखिए शाकाहारी माताओं से पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन B12 और आयरन की कमी होती है, ठीक। तो ऑप्शन में विटामिन B12 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शाकाहारी आहार में विटामिन B12 की कमी होती है। अगर शाकाहारी माताएं विटामिन B12 को सक्रिय रूप से मतलब सक्रिय रूप से नहीं लेती हैं, पूरक नहीं करती हैं, तो उनके बच्चों में क्या होता है, विटामिन B12 की कमी आ जाती है। शाकाहारी माताओं और उनके बच्चों में आयरन की भी कमी पाई जाती है, जिससे क्या होता है, एनीमिया का खतरा ज़्यादा होता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क ने, वेटसन ने, डार्विन ने, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग क्या सही होगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट में अपना उत्तर दीजिए, 12 नंबर में कमेंट में आप लोग दीजिए उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव में लगभग कितने अवशोषी अंग होते हैं, बताइए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है मानव में लगभग कितने अवशोषी अंग होते हैं। तो इसमें हो जाएगा लगभग 100, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या बताइए। तो लगभग कितना होता है, 10 होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए, बताइए। तो लगभग 80 ग्राम, ठीक, याद रखिएगा, लगभग 80 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3, 5, 8 या 10। तो रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, ठीक। वह तीनों कौन कौन सी हैं, तीनों में एक है लाल रक्त कोशिका जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, और दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और तीसरा है प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तीनों याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है तंत्रिका ऊतक का कार्य है, तंत्रिका ऊतक का कार्य बताना है। संवेदनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता, या उत्तेजनाशीलता, या संकुचन। नर्वस टिश्यू, इसका फंक्शन पूछा है, बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की जागरूकता को कंट्रोल करता है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, रजोनिवृत्ति से मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है, बताइए। ये सब हार्मोन्स हैं, STH, LTH, FSH और MSH, बताइए। तो इसमें हो जाएगा FSH। ठीक, यह एक हार्मोन है जो प्रजनन क्षमता और स्वास्थ्य में क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है। ठीक, यह मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। याद रखिएगा इतना।